नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हर्ट्स कॉन्जेनाइटल डिजीज़ के बारे में। तो जिसको डॉक्टर सामान्य भाषा में कहता है कि आपके बच्चे के दिल में छेद है या फिर आपके बच्चे के दिल में सुराख है। आपने आम जीवन में इस बात को बहुत सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो फिल्मों वगैरह में ये बात खूब बोली जाती है कि किसी बच्चे के दिल में छेद है या फिर उस बच्चे के दिल में सुराख है। तो आइए समझते हैं वास्तव में दिल में छेद होना या फिर दिल में सुराख होना होता क्या है। उसके साथ साथ आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो बीमारी होती है ये दरअसल एक तरह की पैदाइशी बीमारी होती है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी है कि हर्ट्स कॉन्जेनाइटल डिजीज़। कॉन्जेनाइटल का मतलब ही होता है पैदाइशी बीमारियां या वह बीमारियां जो किसी बच्चे में बाई बर्थ होती हैं। तो इस बीमारी को समझने से पहले हमें दरअसल एक बात और समझनी होगी कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब हम इस बीमारी को कायदे से समझ पाएंगे। तो हार्ट का मैं आपके सामने एक बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर बताता हूँ और बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा और उतना ही बताऊँगा जितना इस बीमारी को समझाने के लिए इनफ होगा। तो आप ये समझिए कि हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। आप तो आसान भाषा में ये समझिए कि जो मानव का हृदय होता है उसमें कुल 4 कमरे होते हैं और जो 2 कमरे ऊपर होते हैं, 2 कमरे नीचे होते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको आप मान लीजिए वेंट्रिकल है और जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसको आप एट्रियम कह दीजिए। तो जो आपका वेंट्रिकल होता है यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ होते हैं 2 कमरे। तो जो राइट साइड का कमरा है, जो राइट साइड का चैम्बर है, आप उसको राइट वेंट्रिकल बोल दीजिए और जो लेफ्ट साइड का है आप उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दीजिए। ठीक उसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको आपने अभी एट्रियम कहा है, आप जो राइट साइड का कमरा है फर्स्ट फ्लोर का उसको आप राइट एट्रियम बोल दीजिए और जो लेफ्ट साइड का है उसको आप लेफ्ट एट्रियम बोल दीजिए। अब होता क्या है कि जो ऊपर के दोनों कमरे होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक वहाँ पर दीवार होती है जिसको हम कहते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम, और उसके नीचे जो 2 वेंट्रिकल होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए एक दीवार होती है जिसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब होता क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम नाम की दीवार होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम की दीवार होती है, उसमें छेद होते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम में भी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में भी। ये हर बच्चे के साथ होता है। जब हम और आप अपनी माँ के गर्भ में रहे होंगे तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। पर वास्तव में होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है किसी बच्चे की या एक नॉर्मल बच्चे की, तो डिलीवरी के बाद उस बच्चे के जन्म के बाद ये छेद भर जाता है, जैसा कि हम और आप में हुआ होगा। पर जिन बच्चों में ये छेद नहीं भर पाता है उन्हीं बच्चों को डॉक्टर ये कहता है कि इस बच्चे के दिल में छेद है या फिर इस बच्चे के दिल में सुराख है। अब होता क्या है कि दरअसल इस छेद के भरने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो उस बच्चे का फेफड़ा होता है या जो लंग्स होता है वो फंक्शनल हो जाता है। हालांकि जब तक वो किसी गर्भवती महिला के अंदर पल रहा होता है तो उसका जो लंग्स होता है या उसके जो फेफड़े होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। उसको जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसकी जो फुलफिलमेंट होती है वो माँ के द्वारा होती है, यानी उसको ऑक्सीजन देने का काम माँ से होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब जाकर के उसके लंग्स फंक्शनल होते हैं, फेफड़े फंक्शनल होते हैं और बच्चा पहली बार सांस लेता है। और जब पहली बार एयर उसके नॉस्ट्रिल से होते हुए उसके फेफड़ों तक पहुंचती है, यही कारण होता है कि बच्चा फर्स्ट टाइम जैसे ही जन्म होता है तो बच्चा रोने लगता है। अब जब पहली बार बच्चे ने सांस ली और उसके फेफड़ों तक हवा पहुंची तो इसकी वजह से उसका बच्चे का जो ब्लड होता है उस बच्चे के ब्लड में भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसका डिसरेगुलेशन देखा जाता है, जो अप एंड डाउन होता है और जिसकी वजह से ये छेद भर जाते हैं एक सामान्य बच्चों में। पर जिन बच्चों में ये छेद नहीं भर पाता है उन बच्चों को ही हम कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये छेद सिर्फ किसी बच्चे के हार्ट के अंदर ही हो। ये छेद दरअसल हार्ट से गुजरने वाली अगल बगल से जो कुछ नलियाँ होती हैं उनमें भी हो सकता है। अब नलियों में छेद होने से क्या मतलब है, आप इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हमें हार्ट के बारे में और थोड़ा सा समझना होगा। तो मैंने कहा जो ग्राउंड फ्लोर होता है हार्ट का, आसान भाषा में समझने के लिए, उसमें मान लीजिए जो राइट साइड का कमरा होता है जिसको मैंने कहा राइट वेंट्रिकल, उस राइट वेंट्रिकल से एक नली निकलती है जिसको मैं पल्मोनरी आर्टरी बोलता हूँ। वो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका काम ये होता है कि जो राइट वेंट्रिकल होती है उससे सारा गंदा खून लेते हुए निकलती है। गंदा खून कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो गंदा खून, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये ऐसा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, और ऐसे ही खून को हम गंदा खून कहते हैं, जिसे मेडिकल में हम नीले रंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी उस गंदे खून को लेकर के जाती है और हमारे फेफड़ों के बगल से गुजरती है। तो वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस की सहायता से इस खून को साफ़ किया जाता है, इस खून को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, यानी वहाँ पर इस खून में ऑक्सीजन डाली जाती है और CO2 निकाली जाती है। तो ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, प्योर हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं स्वच्छ हो जाता है।
अब फेफड़ों से जो दायां फेफड़ा है या जो बायां फेफड़ा है, जिसको हम राइट लंग या लेफ्ट लंग कहते हैं, उन दोनों से दो दो नलियाँ निकलती हैं, यानी नंबर में हो गई कुल 4 नलियाँ, जिसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो जा कर के ऊपर जो हमारा कह सकते हैं जो लेफ़्ट एट्रियम है उसमें ये चारों नलियाँ एंट्री करती हैं और वहाँ पर जा कर के ओपन होती हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो प्योर ब्लड जाता है। और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाने का कारण ये होता है कि वहाँ पर एक वॉल्व होता है उन दोनों के बीच में, लेफ़्ट एट्रियम में और लेफ़्ट एट्रियम में और लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है। वॉल्व को देखते हुए किताबें ये लिखती हैं कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ऐसा कहने का उनका मतलब ये होता है कि दरअसल ये खून को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है, उनको उल्टा वापस लौटने से बचाता है। तो जब ये ब्लड मान लीजिए आपके लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आए तो ये फ्रेश ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहाँ पर एक एओर्टा होता है जिसका काम ये होता है कि पूरे शरीर की जो स्वच्छ खून की जो पूरे शरीर को स्वच्छ खून की ज़रूरत होती है उसको इस पहुँचाने का काम होता है, यानी ये एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को पहुँचाती है। अब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इस एओर्टा से, यानी जिसका काम ये है कि पूरे शरीर को स्वच्छ ब्लड देना है, पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, उस एओर्टा से और जो पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को लेकर के लंग्स के पास जाती है, इन दोनों पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा के बीच में एक तीसरी नली होती है जो दोनों के बीच में जुड़ी हुई होती है। जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो ये नली बिल्कुल खुली हुई होती है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो ठीक उन दोनों छेद की तरह इसको भी बंद हो जाना होता है। तो जिन बच्चों में नहीं बंद हो पाती है उनको भी हम कहते हैं कि इस बच्चे के दिल में छेद है। अब मैंने आपको बताया कि इंटर एट्रियल जो सेप्टम होता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, तो यदि जो छेद है वो एट्रियल के बीच में है तो उसको हम फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं, और जब ये छेद भर जाता है तो उसको हम फोसा ओवैलिस बोलते हैं। ठीक उसी तरह वेंट्रिकुलर में भी छेद होता है। तो यदि छेद इंटरएट्रियल सेप्टम में, यदि छेद इंटरएट्रियल सेप्टम में है तो इसको हम कहते हैं कि ESD कहकर पुकारते हैं, यानी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। और यदि यही छेद वेंट्रिकल्स में है तो इसको हम VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो छेद कुल इस तरीके से हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा हार्ट के अंदर ही हों, मानव हृदय के अंदर भी हों, ये बाहर भी हो सकते हैं, उन नलियों में हो सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको अभी चीज़ों को समझाया है। अब होता क्या है कि इस छेद की वजह से ब्लड की मिक्सिंग देखी जाती है। जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड के साथ मिक्स होता है, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण इस तरह के होते हैं कि जब बच्चा रोता है या फिर दूध पीता है तो उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ जाता है। और साथ ही साथ में इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इनमें जो है कि मिक्सिंग तो होती है ब्लड की, तो जब ब्लड की मिक्सिंग होती है उसकी वजह से जो बच्चे का लंग्स होता है उस तक प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से इस प्रकार के बच्चे में चेस्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। तो इस प्रकार के बच्चों में निमोनिया, सांस का फूलना या फिर कफिंग और स्नीजिंग हमेशा बनी रहती है। और चूँकि ये बच्चे जब माँ से दूध पीते हैं तो उस समय भी इनकी सांसें इतनी तेज़ चलती हैं कि ये तो प्रॉपर तरीके से इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो पाती है। तो होता क्या है कि ये बच्चे अपनी असल उम्र से थोड़ा सा कम ही हमेशा इनकी एज दिखती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6-7 महीने का है तो वो दरअसल 2-3 महीने का ही दिखेगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब बच्चा रोता है या फिर दूध पीता है तो उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। और साथ ही साथ में इस प्रकार के बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़ा स्लो होता है, और इस प्रकार के बच्चों में सांस फूलना, निमोनिया का होना, कफिंग एंड स्नीजिंग होना, ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं और बड़े बड़े लक्षण होते हैं। मैं इस बीमारी की बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर से देख ले रहे हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि ये जो छेद होते हैं ये 90% केस में तो अपने आप भर जाते हैं साल 2 साल में, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 5 से 10% जिनमें ये छेद भर नहीं पाते हैं। तो उनमें भी अगर साल 2 साल का समय दिया जाए तो उनमें भी भरते हुए देखा गया है, लेकिन जो कुछ 5-6% बच जाते हैं उनमें फिर इलाज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इन सभी लक्षणों को देखने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया, हम बच्चे को एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, यानी वे डॉक्टर जो बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो वो डॉक्टर क्या करता है, बच्चों के हार्ट बीट को सुनता है, और हार्ट बीट को सुनने के दौरान यदि कुछ एबनॉर्मल साउंड्स आते हैं तो वो क्या करता है, उस बच्चे की 2D इकोकार्डियोग्राफी लिखता है। उस इकोकार्डियोग्राफी में ये बात पता चल जाती है कि छेद उस दीवार पर कहाँ है, इंटरएट्रियल सेप्टम में है
या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है यानी ईएसडी के फॉर्म में है, वीएसडी के फॉर्म में है, या फिर वो जो मैंने बताया कि हार्ट के बगल से एक नली गुजरती है उस नली में है। तो उससे उस इकोकार्डियोग्राफी से हमें इस चीज़ का पता चलता है, और साथ ही साथ में वो होल कितना बड़ा है इस बात की भी जानकारी मिलती है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि ये होल अपने आप भर जाते हैं, लेकिन 10 से 7% केसेस में डॉक्टर को दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, और दवाइयों के साथ साथ में कभी कभार ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और भी कुछ टेक्निक्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। आमतौर पर दवाइयों से लोगों को लेकर के एक भ्रांति होती है कि दवाइयों से कभी वो होल भरता नहीं है। दवाइयों से उस बीमारी में जो उत्पन्न लक्षण होते हैं उनसे रिलीफ पाई जाती है, उनसे निजात पाई जाती है। दवाइयों से कभी हार्ट का होल नहीं भरता है। और जहाँ तक बात रही अभी इसको ट्रीटमेंट को लेकर के, तो अभी हाल ही में एक KGMU हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ के एक कार्डियोलॉजी विभाग के जो हेड प्रोफेसर थे RK सरन, उन्होंने कहा था कि आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमें ऑपरेशन वगैरह ना करके बच्चे का जो पैर होता है उस पैर की जो नसें होती हैं उनके सहारे एक तार डाल करके उसके हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहाँ पर जो होल होता है उसको एक डिवाइस से बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह के भी कुछ मेथड्स काम में लिए जा रहे हैं, और मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ओपन हार्ट सर्जरी में भी अब पहले जैसे रिस्क नहीं रहे हैं, ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इस प्रकार के यदि आपको बच्चे में लक्षण दिखते हैं तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, और डॉक्टर भी ऐसा जो बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ हो, जिसको हम कहते हैं पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।